डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूं डेमोग्राफी और सेंसस 2011 से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट आंकड़ों के बारे में, डेटा के बारे में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी के किसी भी एग्जाम की, रेलवे की, किसी स्टेट के पुलिस एग्जाम्स की, या इसके अलावा और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपके पास है, उस एग्जाम को देने वाले हैं अगर आप, तो ये क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल और बेनिफिशियल होने वाली है। इस क्लास के अंदर जो कंटेंट मैं लेकर आया हूं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और स्पेशली अगर आप देखें तो सीजीएल के एग्जाम्स की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, इसके प्री एग्जाम्स के साथ साथ मेंस एग्जाम्स में आप देखें तो डेमोग्राफी पे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। लेकिन ये कंटेंट इतना आसान नहीं है, इतना सिंपल नहीं है कि आप छोटी सी इंफॉर्मेशन लेकर जाएं और एग्जाम हॉल में जाकर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी नॉलेज को भी इन्हेंस किया जाए, उसी तरह से पढ़ें जिस तरह से एग्जामिनर सवाल कर रहा है आप लोगों से। तो हमारी कोशिश यही होगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। होपफुली इस वीडियो में मिलने वाला कंटेंट आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा और आपके मार्क्स को इंक्रीज करेगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं भाई। पहला सवाल यह है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारत में सबसे अधिक शहरीकृत केंद्र शासित प्रदेशों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। यह सवाल में आपको एक बात याद रखनी होगी कि जब भी सवाल पढ़ेंगे, ये पढ़ना बेहद जरूरी है कि उसमें बात राज्यों के विषय में की गई है, केंद्र शासित प्रदेश के विषय में की गई, या फिर दोनों को मिलाकर कहा गया उस केस में। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम सिर्फ स्टेट को लेकर चलेंगे तो आंसर्स अलग होंगे, अगर सिर्फ यूटीज को लेकर चलेंगे तो आंसर अलग होंगे। और कई बार हम देखते हैं कि राज्य और केंद्र शासित दोनों को मिलाकर सवाल करता है, तब आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। ये एक सबसे बड़ी गलती हमारी डेटा को जब हम कलेक्ट करते हैं, इस बात को ध्यान नहीं रखते अगर, तो करना जरूरी है। अभी सवाल के अंदर अगर मैं बात करूं कि शहरीकृत, पहली बात ये जरूरी है कि शहरी होने के लिए किसी भी क्षेत्र की जो आबादी है ना वो 5,000 से अधिक होनी चाहिए, और वहां की 75% जो पॉपुलेशन है ना वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में होनी चाहिए, नहीं खेती ना करे वो 75% से अबव जो पॉपुलेशन है वहां की, तब हम उसे शहर मान लेते हैं एक्चुअली। जब 2011 की जनगणना हमारी हुई उस समय 28 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। बाद में इनकी संख्या में बदलाव हुआ है रिसेंटली, आप जानते हैं, लेकिन ये उस समय की बात है जब ये 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। ये देश की 15वीं जनगणना थी और इसके बाद कोई जनगणना हमारे देश में अब तक नहीं हो पाई है। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा शहरीकृत क्षेत्रों की और उसकी आबादी को भी अगर मैं लेकर चलूं तो यह दो चीजें आती हैं। एक प्रतिशत वाइज आता है कि उस एरिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका कितना प्रतिशत शहरों में रहता है, और दूसरा उसकी ओवरऑल जनसंख्या कितनी है जो शहरों में रहती है। अगर हम सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या की बात मैं आपसे करूं तो एक बात याद रखिएगा, इस मामले में जो महाराष्ट्र है हमारा वो पहले स्थान पर होगा जहां पर सबसे ज्यादा शहरी आबादी है। एज ए एब्सोल्यूट नंबर की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं परसेंटेज वाइज, तो आपको याद रखना है जो गोवा है हमारा, ये गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ की मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो हमारी एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल स्टेट पॉपुलेशन वो हाईएस्ट है अर्बन एरियाज के अंदर। लेकिन अगर बात केंद्र शासित प्रदेश की जाए तो हमारे पास एक केंद्र शासित प्रदेश है हमारा दिल्ली, जो देश की राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है, और दिल्ली की जो मोस्टली पॉपुलेशन है ना वो शहरी है, और इसके अलावा चंडीगढ़ भी है इसके बाद जो आएगा। और इसी तरह से अगर हम बात रूरल एरियाज की करना शुरू करें, इसी को रिवर्स करते हुए अगली बार मान लीजिए सवाल पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन अगर एब्सोल्यूट नंबर में पूछ रहा है आपसे, तो हम जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है हमारे पास, यहां सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन रहती है। लेकिन अगर इसी बात को मैं प्रतिशत वाइज बताने की कोशिश करूं तो याद रखिएगा, एज ए परसेंटेज आप देखें तो हिमाचल प्रदेश, जहां 90% से भी ज्यादा लोग जो है वो रूरल्स में रहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश हमारा वो हो जाएगा जहां सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन रहती है राज्य की कुल आबादी के अगर प्रतिशत के रूप में देखा जाए। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा आपके पास, याद रखना, वो दिल्ली और चंडीगढ़ होगा। यहां पर सबसे ज्यादा शहरीकृत आबादी है केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जनगणना 2011 के अंतरिम, यानी कि जहां पर दो तरीके के डेटा आते हैं, और ये दो तरीके के जो डेटा है याद रखना, एक इंटरिम डेटा होता है जब शुरुआत में डेटा लाया जाता है, और एक फाइनल डेटा लाया जाता है, इसलिए कई बार कंफ्यूजन हो जाती है इसमें। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों डेटा के अंदर, आप देखेंगे लगभग सेम होंगे। तो ये जो प्रोविजनल पॉपुलेशन का डेटा आया हमारा,
उस डेटा के अनुसार भारत की कुल आबादी में जो बाल जनसंख्या थी वो कितने प्रतिशत थी, उसमें ग्रामीण जनसंख्या। देखिए भाई, सबसे पहले आपको याद रखना है कि बाल जनसंख्या का मतलब होता है 0 to 6 ईयर्स, यानी कि 0 से लेकर जो 6 साल तक के बच्चे हैं इनको हमने बाल जनसंख्या का हिस्सा मानना है। अगर मैं आपसे बात करूं कि लगभग हमारी कितनी पॉपुलेशन ऐसी है जो इसके अंतर्गत आती थी, तो याद रखना देश की कुल आबादी का लगभग 13%, 13.1% जो है देश की कुल आबादी का, ये वो हिस्सा है जो कि छोटे बच्चों की आबादी है देश के अंदर। अगर आप कहते हैं सर ये छोटे बच्चों की जो आबादी है, अगर हम इस नंबर को देखें, इस नंबर के बारे में बात करें, तो ये नंबर्स आपको थोड़े से चेंज होते हुए नजर आएंगे, थोड़ा सा इनमें बदलाव आपको नजर आएगा। इन बदलाव को देखना बेहद जरूरी है। तो आप देख पाएंगे कि भाई यहां पर जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें जो चेंजेस आएंगे और बच्चों की जनसंख्या में जितने बच्चे हैं उनमें से 74.05% जो बच्चे हैं, 74.05% जो बच्चे हैं वो रूरल एरियाज के रहने वाले बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में। और जो बाकी के बच्चे हैं, याद रखना ग्रामीण बाल जनसंख्या की बात की गई है, और इसके अलावा जो रिमेनिंग पोर्शन बच जाता है वो शहरी हो जाएगा। तो 74.05% ग्रामीण बाल जनसंख्या का अनुपात है 2011 के अनुसार। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आधिकारिक तौर पर भारत में ट्रांसजेंडरों का पहला रिकॉर्डेड डेटा किस जनगणना में एकत्रित किया गया था। अब देखो याद रखिएगा, हमारे देश में रिलीजियस वाइज भी डेटा कैलकुलेट किया जाता है, एससी और एसटी का डेटा भी कैलकुलेट किया जाता है, मेल और फीमेल का भी किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जनरली, इसे हम थर्ड जेंडर भी कहते हैं, ट्रांसजेंडर भी कहते हैं। थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर के डेटा की बात करूं, तो यहां पर आपको याद रखना है कि 2011 की जो जनगणना थी, यानी कि जो हमारी 15th सेंसस थी, 15वीं जनगणना थी, इस 15वीं जनगणना में पहली बार यहां पर डेटा इंक्लूड किया गया था ट्रांसजेंडर्स के लिए। और अगर आपसे बात की जाए कि लगभग कितनी संख्या रही ट्रांसजेंडर्स की, तो याद रखना 4.87, लगभग 4.87, यानी कि लगभग 5 लाख के आसपास जो है कुल आबादी में ये आबादी रही ट्रांसजेंडर्स की। और इसमें भी अगर पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा आबादी कहां की रही, तो याद रखना उत्तर प्रदेश की जितनी ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन रही लगभग 5 लाख के करीब, उनमें से जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रही 28% पॉपुलेशन ट्रांसजेंडर्स की, वो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर रही। तो याद रखना है ट्रांसजेंडर से रिलेटेड जो पहला डेटा दिया गया था, वो पहला डेटा दिया गया था 2011 की जनगणना में। जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधार पर उस विकल्प की पहचान करें जो निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। देखो हमारे पास दो चीजों की बात की गई है इस क्वेश्चन के अंदर, एक हमारे पास एससी और एक एसटी, ये दो अलग अलग हमारे पास समूह है बेसिकली। अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर, अगर हम एससी पॉपुलेशन की बात करें, एससी, तो लगभग हमारे देश की कुल आबादी का 16.6%, 2011 के हिसाब से 16.6% जो कुल आबादी का है वो एससी कम्युनिटी थी। अगर हम चाहें तो इसके नंबर्स को भी लिख सकते हैं कि लगभग कितना नंबर बनता है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी इसमें। अगर मैं बात करूं इसके बाद जो हमारी एसटी पॉपुलेशन रही है वो लगभग 8.6% रही है। अगर सवाल में ये पूछता है कि एससी जो है वो सर्वाधिक कहां पर है, हमारे देश में जो एससी की जनसंख्या वो सबसे ज्यादा कहां पर है, तो याद रखना ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, यूपी के अंदर सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन है ओवरऑल। लेकिन अगर वही बात मैं एसटी पॉपुलेशन की करूं, तो एसटी जो सर्वाधिक पॉपुलेशन है, आप कहेंगे सर न्यूनतम पॉपुलेशन की बात क्यों नहीं कर रहे इसके अंदर, इसलिए नहीं कर रहे कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां एक भी एससी नहीं है या एक भी एसटी नहीं है। तो कई सारे ऐसे विकल्प हो सकते हैं जहां ना तो एससी है ना एसटी है, इसीलिए इसको कहना मुश्किल है। और आपको याद रखना है सर, अगर एसटी की बात करें तो नंबर्स वाइज आप देखें तो सबसे ज्यादा एसटी जो है वो मध्य प्रदेश में होंगे, यानी मध्य प्रदेश जो होगा वो आपका, अगर आप आरोही क्रम में लगा रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में लगा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश सबसे आखिर में आना चाहिए जिस भी ऑप्शन के अंदर
मध्य प्रदेश होगा और सबसे लास्ट में होगा आरोही क्रम के। और अगर अवरोही क्रम में है, घटते क्रम में है, तो मध्य प्रदेश सबसे पहला होना चाहिए था। या तो CBA होगा या BCA हो सकता है आंसर, याद रखना CBA होगा। यानी उड़ीसा का होगा, उड़ीसा में लगभग 9% हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में होंगे उससे ज्यादा, यानी महाराष्ट्र में और उससे ज्यादा जो होंगे वो मध्य प्रदेश में। और ओवरऑल भी आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा लगभग 14.7% जो ST हैं वो अकेले मध्य प्रदेश में, 14.7% जो ST पॉपुलेशन का है वो मध्य प्रदेश में होगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? देखिए, जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी एक स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर जो पॉपुलेशंस रहती है उसका हम एवरेज जो निकालते हैं उसे हमने पॉपुलेशन डेंसिटी कहा होगा। अब आप जानते हैं कि पूरे इंडिया का अगर मैं बात करूं 2011 के डेटा के आधार पर पूरे भारत का जो औसत आता है वो 382 का आता है। 382 लोगों का एवरेज है पूरे इंडिया का। लेकिन अगर इसमें भी हम बात करें सबसे ज्यादा कहां का है और सबसे कम कहां का है, तो याद रखेंगे कि बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में जो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 1106 की है, यानी 1106 लोगों का एवरेज है एक स्क्वायर किलोमीटर में। लेकिन अगर वहीं पर हम बात कर रहे हैं दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए आपको याद रखना है दिल्ली के अंदर ये 11,000 से भी अधिक का हो जाता है। यानी 11,000 से ज्यादा लोग जो है ना वो एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रहते हैं। इतना हाई एवरेज हो जाता है दिल्ली के अंदर। आप देखिए तो 11,320 का औसत आता है। अगर यही बात मैं करूं सबसे कम के बारे में, तो हमारे पास अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है हमारे पास, वहां पर मात्र एक स्क्वायर किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं। और वहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं राज्यों के बाद अगर केंद्र शासित प्रदेश की, तो यहां पर हमारे पास अंडमान निकोबार आता है। और ये जो अंडमान निकोबार है एक्चुअल में यहां पर एक स्क्वायर किलोमीटर में मात्र 46 लोग रहते हैं। और वैसे भी अरुणाचल प्रदेश के बाद इसी का नंबर आता है और ये केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे पीछे हो जाता है। ये डेटा को बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है आपको। तो इस सवाल में पूछा गया था किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, सिर्फ राज्य का जिक्र किया गया था, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसकी आबादी सबसे कम नहीं है, याद रखना, इसकी जनसंख्या वृद्धि सबसे कम नहीं है, पर यहां का एवरेज जो निकलता है वो सबसे कम आता है। इसी तरह आपके अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अगला सवाल क्या है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? अर्थात यह है कहने का कि सवाल जिले के आधार पर भी है, सवाल राज्यों के आधार पर है, केंद्र शासित प्रदेशों के आधार पर, लगभग हर एक आधार पर आपके सवाल एग्जाम्स में बन रहे हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब हमने इनकी गणना शुरू की थी 2011 के अंदर 15वीं जनगणना में, तो 640 जिलों को काउंट किया गया था। मैंने बताया भारत के 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 640 जिले हैं। और अगर इन सारे जिलों की हम बात करें और बात हम लिटरेसी की कर रहे हैं, साक्षरता की कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं जो सबसे कम साक्षरता दर रही थी, जो न्यूनतम रही थी ना, वो एक जिला पड़ता है, उसका नाम है अलीराजपुर। और ये जिला पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर, MP के अंदर, याद रखना। यहां की जो साक्षरता दर है वो लगभग 37.2% के नियर बाई थी, जो कि सभी जिलों में सबसे कम है। लेकिन अगर सवाल में सर्वाधिक पूछ ले किसी जिले की, अब जानते हैं ओवरऑल, तो मैं आपको बताऊंगा ही बिल्कुल, लेकिन सर्वाधिक जो रही थी वो एक जिला पड़ता है सरछिप के नाम से, मिजोरम के अंदर। सरछिप है मिजोरम के अंदर। और यहां पर अगर आप देखें तो 98% से भी अबव 98.7% जो है यहां पर वो लिटरेसी रेट रही एक जिले के अंदर। लेकिन आपको याद रखना होगा कि पूरे भारत की कितनी थी। तो हमारे पूरे भारत की जो लिटरेसी रेट है ना वो 74.04% रही है। पूरे भारत की जो रही औसत 74.04%। और अगर इसमें भी मैं बात करूं भारत के पुरुषों की कितनी रही है, तो आपको याद होना चाहिए सर 82.14% जो है वो पुरुषों की रही है। और लगभग महिलाओं की जिक्र करें हम तो महिला की 65.5 भी मान लेते हैं, लेकिन इसे हम और डेटा को क्लियर करें तो 46% रहेगी। इसके अलावा अगर आप देखिए तो फिर हम इसमें आप जा सकते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसमें आप देखेंगे कि सर कि किस राज्य में महिलाओं की ज्यादा है, किस राज्य में पुरुषों की ज्यादा है। लेकिन इस सवाल का सही आंसर होगा अलीराजपुर, यानी कि मध्य प्रदेश में।
किसी दिए गए वर्ष या अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर के पहले 28 दिनों के पूर्ण होने के दौरान होने वाली मौतों की संख्या को क्या कहा जाता है? याद रखना, अगर एक साल में कोई भी बच्चों का जन्म होता है और उन बच्चों में से कुछ बच्चे जो 28 दिनों की एज होने तक निधन हो जाता है, तो 28 दिनों की एज होने पर जिन बच्चों का निधन होता है, याद रखना हमारे देश में यहां पर 3 चीजों को निकाला जाता है। देखो, एक 28 दिन के अकॉर्डिंग होता है कि 28 दिन में अगर निधन हो रहा है किसी बच्चे का, तो उसे हम कहते हैं न्यूनटल, जिसे आप हिंदी में नवजात मृत्यु दर भी कह सकते हैं। अगर कोई बच्चे का जन्म एक साल के अंदर यानी कि 365 दिन के अंदर हो रहा है, तो उस बच्चे को हम बोलते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यानी शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मॉर्टेलिटी। अगर किसी बच्चे का जन्म होने के बाद 5 साल के अंदर डेथ हो रही है, 5 साल के अंदर, तो उसे बोलते हैं चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट, यानी कि ये चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है। और जितने भी ओवरऑल निधन हो रहे हैं, सारे के सारे निधन जो एक साल के अंदर हो रहे हैं, उसे कहते हैं क्रूड डेथ रेट, यानी उसमें सारी की सारी डेथ इंक्लूड हो जाती है। तो मुख्य तौर पर आपको याद रखना है, बात 28 दिन के विषय में हो, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में आदिवासियों का, यानी यहां एसटी को रिप्रेजेंट करेगा, कि जनसंख्या लगभग कितनी है। और मैंने आपसे कहा कि जो आदिवासी है यानी कि एसटी है, उनकी जनसंख्या जो है वो 8.6% है। अगर किसी को ये आइडिया हो और उसके पास थोड़ा सा भी वक्त हो, 5-10 सेकंड का वक्त भी हो, तो वो इसका सही आंसर मुझे उम्मीद है कि कैलकुलेट कर सकता है कि सर ये 8.6% जो आप बता रहे हो कितनी वैल्यू बनेगी। ये कुल आबादी जो है, टोटल पॉपुलेशन जो है हमारी, कुल जनसंख्या जो है वो 121 करोड़ है। और अगर आप इसका निकालते हैं, कैलकुलेशन भी कर लेते हैं अगर, तो आप देख पाएंगे कि टोटल पॉपुलेशन जो 121 करोड़ है, उसका 8.6% निकालेंगे तो लगभग एसटी पॉपुलेशन 10.42 करोड़ आ जाएगी, यानी लगभग 10.5 करोड़ आ जाएगी। और मैंने आपको बताया है कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो मध्य प्रदेश के अंदर है एसटी की, और उत्तर प्रदेश में है एससी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान निम्नलिखित में किस राज्य समूह ने बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की थी? यानी सवाल में यह नहीं पूछा गया है कि जनसंख्या कहां की सर्वाधिक है या कम है, बल्कि सवाल यह कह रहा है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि जिन राज्यों में हुई वो कौन से थे। मैं आपको बताऊं कि इन 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि टोटल मिलाकर 35 का जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, सर एक राज्य ऐसा था जिसकी आबादी बढ़ने के बजाय कम हो गई थी। वो नागालैंड राज्य था जिसकी आबादी में कमी हुई, और उसके अलावा बाकी जितने भी राज्य थे सभी राज्यों की जनसंख्या में वृद्धि हुई। और सबसे ज्यादा किसकी हुई, तो याद रखिएगा, अगर सवाल में यह पूछा होता कि सबसे ज्यादा जनसंख्या, जो शायद हमारे पास आगे सवाल भी है, तो आप जानते हो कि सर यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, उसके बाद महाराष्ट्र की जनसंख्या है, उसके बाद बिहार का नंबर आता है। अगर हम टॉप 3 के बारे में बात करते हैं इस सवाल में, ये जनसंख्या में 3 सबसे आगे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं वृद्धि के मामले में, तो मेघालय के अंदर लगभग 28% की आबादी बढ़ गई थी, और 28% की आबादी में वृद्धि हुई थी यहां लगभग, तो ये सबसे आगे रहा है। अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो अरुणाचल की आबादी में लगभग 26% की वृद्धि हुई, 26% का इंक्रीमेंट हुआ, और इस इंक्रीमेंट के साथ ये हमारा सेकंड पोजीशन पर रहा, दूसरे नंबर पर रहा। इसके बाद अगर मैं बात करूं बिहार के बारे में, 25.4 लगभग मैं बात कर रहा हूं, तो बिहार में 25.4% की वृद्धि 2001 के कंपैरिजन में हुई। अगर इतनी ज्यादा जनसंख्या वृद्धि होगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं भाई कि ये बहुत ज्यादा है अपने आप में, लेकिन इतनी हुई है यहां पर लगभग 28%, लगभग 26 और लगभग 25.4%। इसका मतलब यह हुआ मेघालय पहले पर, अरुणाचल प्रदेश दूसरे और बिहार तीसरे पर। बिहार जनसंख्या वृद्धि में भी तीसरे पर है, और राज्य की ओवरऑल जनसंख्याओं में भी बिहार तीसरे पर आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला कार्यबल भागीदारी क्या है? यानी जो महिला कार्यबल है, जो महिलाएं हैं हमारी जो वर्क करती हैं, उसकी हिस्सेदारी कितनी है? मैं आपको बता दूं, यहां एक और बात याद रखिएगा कि रूरल एरियाज में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है काम में, क्योंकि महिलाएं आप देखें एग्रीकल्चर में भी इन्वॉल्व नजर आती हैं। बहुत सारे रूरल्स जो
वर्क है उनमें नजर आती हैं, और साथ में जहां भी आप देखें कि सड़कें बन रही हैं या कहीं भी लेबर कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है, वहां पर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो गरीब परिवार से आते हैं, जहां से लोग और रूरल एरियाज से बिलोंग करते हैं, वो महिलाएं काम करती हुई नजर आती हैं। यहाँ शहरों से ज्यादा गांव में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है कार्यबल के अंदर, याद रखना। लेकिन सवाल में क्योंकि पूरे भारत का पूछा है, पूरे भारत की राष्ट्रीय महिला कार्यबल जो है वो 25.51% है, लेकिन जब इसको रूरल और अर्बन में क्लासिफाई करेंगे तो इसमें रूरल की हिस्सेदारी ज्यादा होगी और अर्बन की हिस्सेदारी कम। लेकिन अब सवाल ये है सर कि ये सवाल हर बार रिपीट होंगे क्या यही सवाल पूछा जाएगा? तो अगली बार हो सकता है कि भारत में इस सवाल को इस तरह पूछे कि पुरुष कार्यबल की भागीदारी कितनी है। तो एक अच्छा और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट वो है ना जो इस डेटा को रिलेट करके अपने अदर डेटा को भी जनरेट करे, क्योंकि सवाल को करना तो ये तो बुक्स के अंदर भी अवेलेबल है, गूगल पर, नेट पर, आज तो सब कुछ अवेलेबल है। फिर हम क्या करेंगे इसमें? हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमें ये सीखना पड़ेगा इसके अंदर कि जो टोटल है हमारे पास, इस टोटल में से सिर्फ अगर हम महिला पुरुषों की बात करना शुरू कर दें तो पुरुषों का हिस्सा कितना हो जाएगा? तो 53.3 जो बनेगा, 53.3 बनेगा, वो किसका बनेगा? वो बनेगा सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का। तो बस ये आपको याद रखना है, डेटा को चेंज करना है, थोड़ा सा अपडेट करना है, हमेशा अपग्रेड रखना है चीजों को, और होपफुली आप इसको बेहतर तरीके से कवर कर पाएंगे। चलिए, मेरी बात समझ पा रहे ना कि अपडेट करना और अपग्रेड करना क्यों जरूरी है? तो ये पुरुषों का और उसके अलावा महिलाओं का 53 है, याद रखना। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक अप्रवासी आए हैं? अब देखो, यहां आना और जाना दो अलग अलग बातें होती हैं। सबसे ज्यादा लोग जो गए हैं जिन राज्यों से, अगर मैं उनकी बात करूं तो सबसे ज्यादा लोग यूपी और बिहार से अपना राज्य छोड़कर चले जाते हैं। सबसे ज्यादा अप्रवासी जो जाते हैं ना, याद रखना, वो यूपी और बिहार से जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अप्रवासी जो आते हैं वो महाराष्ट्र में आते हैं, वो दिल्ली के अंदर आते हैं, याद रखना, क्योंकि मुंबई में भी आते हैं, लेकिन मुंबई खुद महाराष्ट्र का हिस्सा है। क्योंकि जब आप बात राज्य की कर रहे हो तो फिर वहां पर अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा आने वालों की बात की जाएगी तो महाराष्ट्र में, और जाने वालों की बात होगी तो उत्तर प्रदेश में, और फिर बिहार में आएगा नंबर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या है? यानी कि लगभग जो 5 साल के बच्चे हैं उनकी जो मृत्यु दर है वो कितनी है? मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास कई सारा डेटा है, और उस डेटा के अनुसार अगर मैं बात करूं आपसे तो हमारे पास एक आता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, एक आता है न्यू नटल। अभी अभी आपको याद कराया मैंने, न्यू नटल का मतलब होता है 28 दिन के अंदर जिन बच्चों का निधन हो जाए। इन्फेंट का मतलब होता है जिन बच्चों का जन्म 1 साल के अंदर हो जाए, 1000 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, और जिन बच्चों का निधन 5 साल में हो जाए तो उसे चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट कहा जाता है। ये जो मॉर्टेलिटी रेट वाला कंसेप्ट है ना, देखो याद रखना इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा डेटा आपके पास आएगा और अच्छा डेटा आपके पास रहेगा। तो लगभग मैं आपको बताऊं कि इस समय जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है वो 44 की चल रही है सर, 44 की चल रही है। यानी 44 बच्चे ऐसे हैं जो 1000 बच्चों में से जिनका निधन 1 साल के अंदर हो जाता है, और लगभग 55 ऐसे बच्चे हैं उन 1000 में से जिनका निधन अगले 5 वर्षों के अंदर अंदर यानी हो जाता है। इनकी संख्या जो है वो 55 है। और याद रखना, ये संख्या हमेशा पर 1000 होती है, पर 100 नहीं होती, परसेंटेज नहीं होता है, ये पर 1000 में होता है, जो कि 55 है। अगर अगली बार सवाल में 5 वर्ष की जगह 1 वर्ष करके पूछेगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। वैसे हमारी जो नई जनसंख्या नीति है उसका लक्ष्य ये है कि जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो भी 44 है उसको 30 के अंडर लेकर आना है। 30 से ज्यादा बच्चों का निधन 1 साल में उन 1000 में से नहीं होना चाहिए, ऐसा लक्ष्य रखा गया है सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का जो एक दीर्घकालिक उद्देश्य रहा है कि भारत की जनसंख्या को स्थिर जनसंख्या कब बनाना है। यानी भारत की जनसंख्या वृद्धि को रिड्यूस करना है, ऑब्वियस है। जनसंख्या वृद्धि जब रिड्यूस हो जाएगी तो उसके बाद एक समय जब आएगा जनसंख्या स्टेबल हो जाएगी, ना जनसंख्या इंक्रीज करेगी और फिर ना डिक्रीज करेगी, अपनी जगह स्टेबल रहेगी। एक्चुअल में हमारी जनसंख्या वृद्धि को स्थिर हो जाना चाहिए था, जो लक्ष्य रखा गया था वो 2045 था, यानी 2045 का लक्ष्य रखा गया कि हमें इस लक्ष्य के हिसाब से अपनी जनसंख्या को स्थिर करना है।
लेकिन अब जो नया लक्ष्य आया उसके हिसाब से, क्योंकि हमें पता है कि जो हमने लक्ष्य सोचा था वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। अभी हम 2015 में अब देखें तो इसको बदलाव करते हुए चल रहे थे, फिर 2020, अभी हम 2024 में हैं, 2025 आएगा, लेकिन इतनी आसानी से इतनी जल्दी ये स्थिरता नहीं आती है। अब नया लक्ष्य 2070 कर दिया है, यानी इस सवाल में जो पूछा गया है वो 2045 इसका राइट आंसर है, लेकिन अपडेटेड आंसर जो होगा वो 2070 होगा। इसी नीति के तहत मैंने कहा जो हमारी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसको अंडर 30 लेकर आना है। सभी बच्चों को यहाँ पर वैक्सीनेशन करने की बात की गई है। यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सभी को जो 14 ईयर एज तक है फ्री एजुकेशन की बात की गई। इसी नीति के तहत हर एक शादी का, डेथ का, प्रेगनेंसी का, बच्चों का जो है यहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन की बात की गई कि होना चाहिए, और जितने भी बच्चों का जन्म है वो इंस्टीट्यूशनल होना चाहिए, हॉस्पिटल्स में होना चाहिए, डिस्पेंसरीज में होना चाहिए, नर्सिंग होम्स में होना चाहिए। घरों पर जो डिलीवरीज हैं बच्चों की वो अब नहीं होनी चाहिए, एक लक्ष्य रखा गया सरकार के द्वारा। तो राइट आंसर है 2045। 2011 की जनगणना में भारत में बाल लिंग अनुपात क्या है? देखो यहां पर फिर सवाल को ध्यान से देखना है कि बाल लिंग अनुपात पूछा है, क्योंकि अगर सवाल में ये वर्ड ना हो ना, लिंग अनुपात के साथ बाल शब्द यूज ना हो, तो याद रखना तो भारत का जो लिंग अनुपात है वो 943 का है, यानी 943 है 1000 पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं की संख्या पूरे भारत में। लेकिन जब हम बाल लिंग अनुपात वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है 0 to 6 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं, छोटे जो बच्चे हैं उनमें, और इसके अकॉर्डिंग ये सवाल एग्जाम में पूछा गया। लेकिन इसका आधार क्या रखा गया इस क्वेश्चन का मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होना चाहिए 919, यानी 919 लड़कियां हैं, बच्चियां हैं 1000 लड़कों की तुलना में जिनकी उम्र 6 साल तक की है। इस संख्या की अगर मैं बात करूं तो ये 919 और 1000 का रेशो बनता है। लेकिन इस ऑप्शन में कुछ दिया नहीं गया। इससे हम एक बात और सीखते हैं कि इससे पहले जो डेटा दिया गया था, क्योंकि मैंने कहा एक फाइनल डेटा आने से पहले एक इंटरिम डेटा आता है और इंटरिम डेटा के अकॉर्डिंग कुछ बदलाव होते हैं। अब मैं इंटरिम डेटा का जिक्र अगर आपसे करूं तो इंटरिम डेटा में जो लिंग अनुपात बताया गया था पहले वो 940 बताया गया था 1000 पुरुषों की तुलना में ओवरऑल इंडिया का इंटरिम डेटा में, इसलिए कई जगहों पर यह भी मिल जाता है आपको 43 की जगह। और जो बच्चों का बताया गया 0 to 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं इंटरिम डेटा में वो 914 का बताया गया था 1000 लड़कों की तुलना में। यानी इस सवाल का अगर मैं कहूं तो मुझे उम्मीद है कि यह सवाल इंटरिम के आधार पर ही पूछा गया होगा, इसलिए इसका आंसर 914 होगा। अदरवाइज तो आंसर 919 फाइनल डेटा के अकॉर्डिंग होना चाहिए था। बात समझ पा रहे? और इसमें भी अगर आप बात करेंगे सबसे अधिक कहां है बच्चों का या सबसे कम कहां है, तो मैं बता दूं मिजोरम में जो बच्चों का लिंग अनुपात है वो सबसे ज्यादा है 971, 971 लड़कियां 1000 लड़कों की तुलना में, और सबसे कम हरियाणा के अंदर है 830 लड़कियां हैं 1000 लड़कों की तुलना में, जो सबसे कम है पूरे भारत के अंदर। और वैसे भी हरियाणा का जो है जो सेक्स रेशियो है ओवरऑल की अगर हम बात करें तो भी वो सबसे कम है, और सबसे अधिक जो हो जाता है वो केरल का हो जाता है। अगर हम बात राज्यों की कर रहे हैं तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, हमारे पास ओवरऑल यूनियन टेरिटरीज को भी मिला लेंगे तो पुडुचेरी का सबसे ज्यादा हो जाता है, क्योंकि पुडुचेरी में जो महिलाओं की संख्या है वो केरल से भी ज्यादा है एक्चुअल में, पर वो एक केंद्र शासित प्रदेश होने पर काउंट किया जाएगा। याद रखेंगे इस बात को। अगले सवाल क्या कहता है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह में साक्षरता दर सबसे अधिक है? अगर हम सबसे अधिक साक्षरता दर की बात करें तो यहां पर एक चीज याद रखिएगा, जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम होगी वहां पर साक्षरता दर सबसे अधिक होने की संभावना रहती है। याद रखना संभावना रहती है ऐसी। तो मैं आपको बताऊं कि अगर हम बात सिर्फ केंद्र शासित प्रदेशों पर है सवाल, क्योंकि ओवरऑल मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा जो साक्षरता है राज्यों में वो केरल राज्य में है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं सर तो यहां पर जो लक्षद्वीप है हमारे पास, क्योंकि लक्षद्वीप के अंदर जो 92% की लिटरेसी रेट है, केरल में 94% की लिटरेसी रेट है, और लक्षद्वीप के बाद जो है वो दमन एंड दीव आता है। मैं आपको दोनों के बारे में डेटा दूं तो क्योंकि केरल एक स्टेट है, वैसे तो आप जानते हैं केरला के अंदर 94% का जो है वो लिटरेसी रेट है, लेकिन अगर लक्षद्वीप के बारे में बात कर रहे हैं तो 92% का लिटरेसी रेट है। लक्षद्वीप में 92% का लिटरेसी रेट है, 91.8% है, यानी 92% है।
और जो दमन एंड दीव है यहां पर 87 या 88 आप कह सकते हो, क्योंकि इतना क्लोज डेटा नहीं देता है। लगभग 87% का यहां लिटरेसी रेट है, जो कि सेकंड नंबर पर आता है सभी, अगर हम बात कर रहे हैं उनकी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये बात याद रहेगी, आपके पास सारा डेटा कवर हो जाएगा इसके अंदर। लेकिन अगर सवाल बना ही है तो फिर सबसे कम की बात क्यों नहीं करते, सबसे न्यूनतम कहां पर है? तो अगर मैं राज्यों की जिक्र कर रहा हूं तो राज्यों में बिहार में सबसे न्यूनतम है, और अगर बात केंद्र शासित प्रदेशों पर हो जाए तो सबसे न्यूनतम जो है वो दादर नागर हवेली में है। अब आप कहेंगे सर ये दादर नागर हवेली और दमन दीव तो एक ही है ना आज के वक्त में, बिल्कुल है, लेकिन ये आज के वक्त में एक है, याद रखना। ये उस समय एक नहीं थे जब इस डेटा को बनाया गया था, यानी 2011 की जनगणना के समय ये दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थे। और हम जानते हैं राज्यों में बिहार का 61.8 जो है वो सबसे न्यूनतम रहा था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक है? प्रजनन दर का मतलब होता है एक महिला के द्वारा अपने जीवन काल में जितने बच्चों को जन्म दिया जा रहा है, यानी औसत बर्थ जो होते हैं भाई ये फीमेल, वो कितना है? तो याद रखना बिहार में एक महिला द्वारा जो प्रजनन दर है वो सबसे ज्यादा है पूरे भारत के अंदर। सभी राज्यों की बात करें तो बिहार में ये सबसे अधिक है। ठीक है, ओवरऑल जो एवरेज निकलेगा वो बिहार में सबसे ज्यादा होगा। निम्नलिखित में से किस दशक में भारतीय जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि रही? ऐसा भारत के इतिहास की 15 जनगणनाओं में से एक जनगणना में हुआ है सिर्फ। 1911 से लेकर 1921 के, यानी कि इन 10 वर्ष की जब जनसंख्या की वृद्धि को देखा गया तो लगभग माइनस का 0.3% रही थी वो, और ये नकारात्मक रही, जिसका माइनस 0.3% का मतलब होता है माइनस 0.31% का मतलब है लगभग 7 लाख पॉपुलेशन जो है ना हमारी, वो रिड्यूस हो गई थी 1911 के कंपैरिजन में। जब 1921 में जनसंख्या की कैलकुलेशन की गई तो ये जो वृद्धि हुई है, ऋणात्मक वृद्धि, ये 1921 में हुई है। और ये जो 1921 है, याद रखना, ये छठी सेंसस था, छठी जनगणना थी। और ये भी बात याद रखनी है इसमें, ये जो छठी जनगणना, इस वर्ष को क्या कहते हैं? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं सर इसे। हम इसे महाविभाजक वर्ष भी कहा गया है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा गया 1911 से 1921 में। निम्नलिखित में कौन से कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं? यानी इस बात को डिफाइन करने के लिए कि भाई जनसंख्या कहीं पर बहुत ज्यादा है, कहीं बहुत कम है, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं जनसंख्या के वितरण की वजह? तो ये क्लाइमेट भी हो सकता है, यानी क्लाइमेट पर डिपेंड करता है भाई। जो मीडियम क्लाइमेट रहता है, जहां बहुत ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, सॉइल मिट्टी की उपजाऊ क्षमता पर, जहां पर ज्यादा उपजाऊ होता है वहां पर लोग ज्यादा आपको नजर आते हैं। जो इस्लाह करती है उस पर भी डिपेंड करता है, पानी पे बहुत ज्यादा, क्योंकि अमूमन हर एक नदी के किनारे पर ही शहर को बसाया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है? अब देखो यहां पर सवाल को थोड़ा सा बदला गया है, और सवाल बदलकर यह पूछा गया कि लगभग जो औसत वार्षिक वृद्धि दर है वो कितनी रही थी। देखो यहां दो चीजें हैं याद रखने की, क्योंकि अब से मैं कहूं कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि रही थी वो लगभग 19.5% के करीब थी। वो लगभग 19.5% थी इस 10 वर्षों के अंदर। माफ कीजिएगा, 2001 से 2011 तक जो आबादी बढ़ी थी वो 17 दशमलव, जो आबादी बढ़ गई थी वो 17.64 भी कहते हैं, या 17.7% की इंक्रीमेंट हुआ था। जो 17.7% का इंक्रीमेंट हुआ था हमारा 17.7% का। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, ओवरऑल को देखेंगे, तो आपको ये नजर आएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप देखिए कि 17.7% जो बनता है कितनी वैल्यू बनती है, तो इस वैल्यू की अगर मैं बात करूं, मैंने बताया मेघालय में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये 181 मिलियन, जिसे हम 18 करोड़ कहेंगे लगभग,
इतनी आबादी हमारी बढ़ गई थी। और अगर आप इसको एवरेज करेंगे तो लगभग एक साल की जो वार्षिक वृद्धि दर बताई गई थी 1.64% बताई गई थी, कि लगभग इतना औसत रहा था वार्षिक वृद्धि दर का। उसके बाद कभी डिक्लाइन कभी इंक्रीमेंट, यानी एवरेज किया गया था इस चीज को। और मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा मेघालय, अरुणाचल और बिहार में हुई है सबसे ज्यादा वृद्धि राज्यों के हिसाब से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, यानी जितनी जनसंख्या पूरे विश्व में है, आप जानते हैं कि लगभग 8 ट्रिलियन के करीब हो चुकी है वर्ल्ड की पॉपुलेशन, लेकिन उसके अकॉर्डिंग भारत की जो पॉपुलेशन 1.21 बिलियन थी, 1.21 बिलियन थी यहां पर उसकी बात अगर की जाए तो यहां पर याद रखना 17.5%, 17.5% रही है। तो यानी वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो लगभग 800 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है इस समय। उस समय वो कम थी थोड़ी सी। और इंडिया की पॉपुलेशन तो वैसे अभी अप्रॉक्स कहते हैं 140 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, लेकिन 2011 में जो थी वो 121 करोड़ थी। और ये जो 121 करोड़ है ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन का जो बना था उस समय वो लगभग 17.5% था। भारत में वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत जनसंख्या वर्ष जो वो धीरे धीरे घटना शुरू हुआ था कब से। देखो एक्चुअल में क्या है कि हमारे देश में जो जनसंख्या वृद्धि है वो तो लगातार हो रही है और अभी भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, लेकिन आपको मैं बताऊं जो हमारे देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी है, अगर हम वर्षों का जिक्र करें तो 1951 से लेकर जो 1981 तक का पीरियड है, 1981 तक का पीरियड है, ये वो पीरियड है जिसे हम क्या कहते हैं, हमारे देश के अंदर जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। यानी इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ी थी कि इससे ज्यादा जनसंख्या कभी नहीं बढ़ी। इसे जनसंख्या विस्फोट यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है। अगर मैं बात करूं किसी एक जनगणना में तो 1971 के अंदर जब हमारी 11वीं जनगणना हुई, हमारी उस 11वीं जनगणना के अंदर हमारी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 24.8% इंक्रीज हुई थी। 24.8% जनसंख्या वृद्धि हुई थी, जो अब तक की सभी जनगणनाओं में सर्वाधिक है। लेकिन 1981 के बाद से फिर हमने देखा है, क्योंकि 1981 वाली जनगणना में इसके मुकाबले थोड़ी सी कमी आई थी और उसके बाद हर बार कम होती चली गई वृद्धि। इस बार की जो वृद्धि 2011 में थी वो 17.5 यानी 17.64 या 17.7% थी। याद रहेगी बात। चलिए, तो इसके बाद वो घटने लगी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक कौन सा है। तो आप सभी के मन में सवाल आ रहा होगा कि दूसरे नंबर पर जो धर्म की बात की जाए, धार्मिक की बात की जाए तो मुस्लिम समुदाय आता है, लेकिन ये गलत है हमारा, क्योंकि सवाल में धर्मों को लेकर नहीं पूछा गया बल्कि अल्पसंख्यकों को लेकर पूछा गया। तो क्योंकि हिंदू जो पॉपुलेशन है वो 79.8% है और जो हिंदू पॉपुलेशन है याद रखना 79.8%, ये हमारे पास अल्पसंख्यक नहीं है, ये बहुसंख्यक है। इसके बाद अगर आप देखोगे जो मुस्लिम पॉपुलेशन है जो अल्पसंख्यकों में सबसे ज्यादा है वो 14.2% है। अगर इसके बाद आप देखोगे तो फिर आपको यहां पर ईसाई जो है क्रिश्चियंस हैं वो नजर आ जाएंगे और क्रिश्चियंस के बाद आपको यहाँ पर सिख मिलेंगे और उसके बाद फिर बाकी जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी मिलेंगे। लगभग 1.7% की पॉपुलेशन है सिख पॉपुलेशन है और लगभग 2.3% की पॉपुलेशन ईसाई पॉपुलेशन है। इसका मतलब अल्पसंख्यकों में दूसरे नंबर पर जो रहेगा वो ईसाई समूह रहेगा और मुस्लिम पहले पर रहेंगे। धर्म के मामले में दूसरे नंबर पर मुस्लिम्स हो जाएंगे। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के बीच किस केंद्र शासित प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या की वृद्धि हुई थी वो कहां पर हुई थी। दशकीय वृद्धि की अगर हम बात कर रहे हैं सर, जनसंख्या वृद्धि का हवाला अगर मैं आपसे दूं तो मैं आपको बता दूं जो जनसंख्या है हमारे पास वो इंक्रीज हुई, बढ़ गई थी। और जनसंख्या के बढ़ने का जो मामला है ना वो याद रखना दादर एंड नागर हवेली में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ था। तो दादर नागर हवेली जो है अगर एक केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र करूं तो इसमें जनसंख्या वृद्धि हमारी सबसे ज्यादा रही थी। लेकिन अगर इसी सवाल को मैं आपसे पूछूं कि जनसंख्या वृद्धि ज्यादा तो रही है इसमें, लेकिन फिर कम किस में रही है, क्योंकि किसी एक जगह पर अधिक के साथ साथ कम भी रही होगी, तो मैं बता दूं लक्षद्वीप वो केंद्र शासित प्रदेश है हमारा जिसकी आबादी जस्ट 6.3% इंक्रीज हुई, मात्र
3% की जनसंख्या वृद्धि हुई, और इतनी कम जनसंख्या वृद्धि के साथ ये टॉप पर है, सबसे आगे है, यानी इसमें जनसंख्या की जो वृद्धि है वो सबसे कम है लक्षद्वीप के अंदर हमारे पास। लेकिन अगर वही बात करें सबसे ज्यादा के बारे में, तो वो हमारे पास कहां पर आएगा, लगभग 55% का इंक्रीमेंट हुआ है। कितना, एक दो नहीं भाई, लगभग दादर नागर हवेली में 55, दादर नागर हवेली जो है हमारी, इसके अंदर लगभग 55% से भी ज्यादा का 55 पॉइंट, याद रखिएगा 55 से भी ज्यादा का 55.8% का इंक्रीमेंट है। जबकि लक्षद्वीप में अगर सभी केंद्र शासित प्रदेशों को देखेंगे आप, सबसे कम आपको मिलेगा, मैंने बताया, जनसंख्या वृद्धि, जो कि मात्र 6.3% की है। राज्यों में सबसे ज्यादा मैंने कहा मेघालय की है, और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि नागालैंड की है, उसमें तो माइनस में रही थी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दरों में अंतर सबसे ज्यादा है? अब देखो ये सवाल थोड़ा सा टेक्निकल भी है, क्योंकि इसको इतनी आसानी से आप नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा जो आप देख रहे हो भाई, यहां पर बात की गई पुरुष और महिलाओं की साक्षरता को लेकर, सबसे ज्यादा पुरुष साक्षर है केरल राज्य के अंदर, सबसे ज्यादा महिलाएं साक्षर है, यह भी याद रखना। लक्षद्वीप जो दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन महिलाओं की स्थिति और बेहतर है वहां पर। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं सबसे पीछे के बारे में, चाहे पुरुषों की सबसे पीछे हो, महिलाओं में सबसे पीछे हो, तो वो बिहार राज्य है। ओवरऑल भी सबसे कम है बिहार राज्य के अंदर। लेकिन अब अंतर यहां जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि गैप जो होगा ना, उस गैप को कैलकुलेट करना है। अगर मैं बात करूंगा राजस्थान के बारे में, याद रखिएगा राजस्थान के बारे में, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो पुरुषों की लिटरेसी रेट है वो काफी बेहतर है, और जो महिलाओं की लिटरेसी रेट है वो बहुत ज्यादा खराब है। तो लगभग पुरुषों की लिटरेसी रेट जो है वो 79.2%, 19 भी कह सकते हो, 79.2% के करीब में है। लेकिन जब महिलाओं का जिक्र आप करते हैं इस राज्य के अंदर, तो लगभग 52 बन जाती है। अब 52.12 भी कह सकते हैं, यानी इसका गैप जो आप देखिए अप्रॉक्स 17% का गैप है। इतना गैप बिहार में नहीं है, लक्षद्वीप में तो ये गैप बहुत कम है, केरल में ये गैप बहुत कम है, बस 2% का गैप है केरल के अंदर पुरुषों की और महिलाओं की लिटरेसी के अंदर। तो आप कहेंगे जब इतना बड़ा अंतर है ही नहीं, तो वो आंसर नहीं हो सकता। मेघालय, मिजोरम और राजस्थान इसका आंसर होगा। बिहार में सबसे कम है पुरुष और महिला साक्षरता दोनों, पर गैप उनके बीच ज्यादा नहीं है। भारत की आधी आबादी सिर्फ 5 राज्यों में रहती है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य उनमें से एक है? देखो जिन 5 राज्यों का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें कुल आबादी का आधा हिस्सा रहता है हमारा, आप कहोगे सर सबसे पहले यूपी है, महाराष्ट्र है, बिहार है, चौथे नंबर पे बंगाल है, और 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश है। अब इन सारे सवालों को देखने के बाद, ऑप्शंस को देखने के बाद आपको लगेगा उत्तराखंड नहीं हो सकता, केरल नहीं हो सकता, गुजरात नहीं हो सकता। चौथे नंबर पर आने वाला वेस्ट बंगाल जो है वो उन 5 राज्यों में शामिल होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर थी, यानी इन 10 वर्षों में जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी, वो कितनी थी? मैंने आपको बताया 17.64% भी कह सकते हो, और 17.7% भी कह सकते हो, और अगर वैल्यू में कहो, एब्सोल्यूट नंबर में कहूं तो 181 मिलियंस भी कह सकते हो आप इसे। ये जनसंख्या वृद्धि रही है 2001 से 11 के बीच में। इसी तरह देखोगे भारत को जनसांख्यिकीय लाभ वाला देश माना जा सकता है, ऐसा क्यों? देखो किसी भी देश की अगर हम बात जनसंख्या की करें, और उस देश की जनसंख्या को हम इस प्रकार से क्लासिफाई करें एज कंपोजिशन के हिसाब से, जैसे कि 0 से लेकर 14 साल तक जो हमारा नॉन वर्किंग कैटेगरी में होते हैं, जिनको हम चाइल्ड मान लेते हैं, जिनको हमने मैंडेटरी क्या हुआ, नेसेसरी और फ्री एजुकेशन की बात की हुई है, तो ये छोड़ दिए जाए, और अगर 65 एंड अबव एज की लोग हैं उनको हटा दिया जाए, सीनियर सिटीजन को, जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है, जो भारत के लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि भारत सबसे अधिक युवा देश माना गया इसी विषय में, क्योंकि भारत की जो कुल आबादी है उसका लगभग 65% जो होगा, 65% के करीब जो आबादी है वो इस एज ग्रुप में आती है, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसंख्या लाभांश कहते हैं, 15 से लेकर 64 के बीच में आने वाली, जो कि वर्किंग एज ग्रुप कहलाती है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? अब याद रखिएगा सवाल में सिर्फ यह पूछा है कि जनसंख्या सबसे कम है, इसके अलावा और कोई भी बात इसमें नहीं की गई है। तो आप जानते हो
जिन राज्यों में भारत में जनसंख्या जो है वो सबसे कम है, तो आप मुझे बता सकते हैं वो कौन कौन से राज्य होंगे? अगर हम सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग ये देखें कि जनसंख्या जो है वो सबसे कम कहाँ कहाँ पर है, तो आपको याद आएगा सर सबसे कम जो होगी वो सिक्किम में होने वाली है। सबसे कम जो होगी वो कहाँ पर होगी? वो सिक्किम में होगी। लेकिन हम बात ये कर रहे हैं भाई यहाँ ओवरऑल कि जो सबसे कम है उसके बाद कहाँ हो सकती है, उसके सबसे अधिक कहाँ हो सकती है। सिक्किम को अगर आप देखेंगे तो मात्र 6 लाख की आबादी है सिक्किम राज्य की। अगर बात पूछे कि सबसे कम शहरी जनसंख्या कहाँ है, तो भी आपको सिक्किम में बताना, एब्सोल्यूट नंबर में याद रखना। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, तो भी सिक्किम को बताना है एब्सोल्यूट नंबर में, क्योंकि मैंने बताया आपको कि सबसे कम जो शहरी जनसंख्या सबसे कम है शहरी, वो हिमाचल प्रदेश में है। सबसे कम जो ग्रामीण जनसंख्या है वो गोवा में सबसे कम है अगर प्रतिशत में निकाला जाए, लेकिन सिक्किम में ही दोनों में कम है अगर इसको नंबर में निकाला जाए। इसलिए करना बहुत जरूरी है। सिक्किम की आबादी हर एक लिहाज से सबसे पीछे है। 2011 की जनगणना के अनुसार कितने वर्ष या उससे अधिक आयु के कोई भी व्यक्ति जो पढ़ने और लिखने की क्षमता रखता है उसे साक्षर माना जाता है। याद रखना, हम ये लिटरेसी का जिक्र तो कर रहे हैं ना बार बार कि फीमेल की कितनी है, मेल की कितनी है, शहरों में रहने वालों की कितनी है, रूरल में रहने वालों की कितनी है। लेकिन एक्चुअली याद रखना, जब किसी भी व्यक्ति को साक्षर मानते हैं तो उसका क्राइटेरिया ये है कि अगर वो एक भाषा लिखना और पढ़ना जानता है, क्षमता रखता है और उसकी उम्र 7 वर्ष या इससे अधिक है, तो उसी को साक्षर माना जाएगा। यानी 6 साल तक के बच्चों को साक्षर या निरक्षर इन दोनों में किसी कैटेगरी में नहीं रखा जाता। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी रही थी? देखो मैंने अभी जिक्र किया कि पूरे ओवरऑल तो हम बात कर रहे हैं 74.04% रही। पुरुषों के बारे में मैंने कहा 82.14% रही। महिलाओं के बारे में मैंने कहा 65.46% रही है। ये वही डेटा पूछा गया और फिर मैंने आपको ये भी बताया महिलाओं की साक्षरता दर जो होगी वो सबसे कम बिहार में होगी और सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में होगी, केरला में होगी। जो साक्षरता दर महिलाओं के विषय में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपको याद रखना है सबसे ज्यादा कहां होगी और सबसे कम भी कहां पर होगी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना आयोजित की गई थी कब? देखो याद रखो, अगर हम बात कर रहे हैं भारत की पहली जनगणना के बारे में 1872 में लॉर्ड मायो जब थे वायसरॉय, तब पहली जनगणना हुई। जब पहली रेगुलर सेंसस की बात आती, नियमित जनगणना 1881 में हुई जब लॉर्ड रिपन वायसरॉय थे। लेकिन जब बात स्वतंत्र भारत की करेंगे तो 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, क्योंकि जनगणना जनरली 10 वर्ष के अंतराल पे होती है। इससे पहले 1941 में हुई, 1931 में हुई थी सारी जनगणनाएं, 2011 में आई। इसी तरह अब 2011 के बाद डिले हुई कोविड की वजह से। लेकिन अब की बार मैं आपको बता दूं ओबीसी का भी डेटा कैलकुलेट होगा 2026 में। इस जनगणना के आने की उम्मीद है 2025-26 के अंदर इस बार ओबीसी का भी डेटा आपके पास आएगा SC ST की तरह से। तो 1951 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे जब, तब हमारे पास जो सेंसस कमीशन है उसके द्वारा ये जनगणना की गई थी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या है? देखो अगर हम पूरे भारत की जनसंख्या की बात करें और इसमें जब डेटा को निकाल कर लाएं तो लगभग आप देखेंगे कि 31.3% जो आबादी है भारत की कुल आबादी वो शहरी क्षेत्रों में रहती है। और अगर आप देखें तो इसको भी आप नंबर्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर इसी तरह से मैं बात करूं कि लगभग 68.7% जो आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। और ये क्योंकि नियर बाई नंबर्स में होते हैं इसलिए आप इसको अप्रॉक्स भी निकाल सकते हो, 68.8% भी कह सकते हो। तो याद रखना 68.8% जो पॉपुलेशन है मैंने कहा वो आपकी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। अच्छा, इसमें एक और बात आपको याद रखने की है कि मैंने कहा ग्रामीण क्षेत्र का जब आप जिक्र करोगे तो ग्रामीण क्षेत्र का आप लिटरेसी रेट अलग निकाल सकते हो, ग्रामीण क्षेत्र का सेक्स रेशियो आप अलग से निकाल सकते हो, क्योंकि ग्रामीण का सेक्स रेशियो आप देखो तो शहरों के सेक्स रेशियो से ज्यादा होगा। अगर आप ग्रामीण की लिटरेसी की बात करो वो शहरों की लिटरेसी से कम होगी। ध्यान रखना, लिटरेसी में शहर पीछे होंगे, गांव
सॉरी, शहर आगे होंगे, गांव पीछे रहेंगे। और जब बात होगी जेंडर रेशो की तो गांव आगे होंगे, ग्रामीण क्षेत्र आगे होगा, शहरी क्षेत्र पीछे हो जाएगा। तो आपको याद है, जैसे मैं आपको बताऊं तो हमने कहा जी हमारे देश में तो 943 का सेक्स रेशो है पूरे भारत का, लेकिन अगर मैं इसको डिवाइड करूं ग्रामीण और शहरी के अंदर तो मैं आपको बता दूं ग्रामीण में ये रेशो 949 का और 929 का हो जाता है फिर शहरों के अंदर। तो आप देखेंगे कि शहरों में जो सेक्स रेशो है वो कम हो जाता है। भारत की किस जनगणना का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य था? एक्चुअली 2011 की जो 15वीं जनगणना है हमारी, इसी जनगणना की बात की गई है और इसका स्लोगन दिया गया था आर सेंसस आर फ्यूचर। सी चंद्रमौली जो उस समय सेंसस कमिश्नर रहे हैं इस जनगणना को कराने वाले, क्योंकि जनगणना कराने की जो जिम्मेदारी है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, गृह मंत्रालय की होती है, याद रखना। जनगणना कराना हमेशा गृह मंत्रालय का है और इसके अंदर हमारी जनगणना हमारा भविष्य ये 2011 की थीम थी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज की गई? पुरुषों की साक्षरता दर सबसे अधिक कहां हो सकती है? हमने महिलाओं का जिक्र तो कर लिया था, सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में महिलाओं की साक्षरता, लेकिन पुरुषों की साक्षरता दर कहां सबसे अधिक होगी? अब इस सवाल में जो ऑप्शंस दिए गए उस सवाल में केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र किया गया है और हम जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जो लक्षद्वीप है, क्योंकि वो ओवरऑल साक्षरता में दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन अब यहां पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि साक्षरता में जो दूसरे नंबर पर आ रहा है यानी ओवरऑल में, और यूटी में पहले नंबर पर है। मैंने एक बताया कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है कि ग्रोथ जहां ज्यादा हो जनसंख्या की वहां लिटरेसी कम होती है। अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज की तो एक यूटी है दादर एंड नागर हवेली जहां 55% से ज्यादा ग्रोथ रेट रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ, वही लिटरेसी में सबसे पीछे हो जाएगा। सारे अगर आप निकालोगे यूनियन टेरिटरीज को सबसे पीछे हो जाएगा वो दादर एंड नागर हवेली वाला। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में कुल जनसंख्या में सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत है, यानी हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है, वो कौन सा राज्य है कुल जनसंख्या के अंतर्गत? तो वो राज्य है हिमाचल प्रदेश, जहां पर सबसे अधिक हिंदू आबादी है। एब्सोल्यूट नंबर में नहीं है, एब्सोल्यूट नंबर में कहोगे यूपी में ही 24 करोड़ लोग हैं और 2011 के हिसाब से भी 19.98 करोड़ है और उसमें भी बहुत ज्यादा हिंदू हैं। तो इतनी तो पूरे हिमाचल की आबादी भी नहीं, प्रतिशत में बात की गई है। इसी तरह लक्षद्वीप है और जम्मू कश्मीर है जहां मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो हाईएस्ट है। एक यूनियन टेरिटरी की बात करें, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर एक राज्य था, ये बात याद रखिएगा। आज वो यूटी जरूर है केंद्र शासित, लेकिन तब वो एक राज्य था। अगर किसी राज्य में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है तो वो जम्मू कश्मीर है, किसी यूटी में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है तो वो लक्षद्वीप है, और हिंदू आबादी अगर सबसे ज्यादा कहीं पर है तो वो हिमाचल प्रदेश है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से कम था? ऐसे कई सारे राज्य मैंने बताया, जैसे आपको बताया अरुणाचल प्रदेश जहां पर कितना है 17 का एवरेज था। अंडमान निकोबार मैंने आपको बताया जहां कितने का एवरेज था 46 का एवरेज था। एक मिजोरम है हमारे पास जहां का एवरेज मैं आपको बताऊं तो जस्ट याद रखिएगा मिजोरम का जो एवरेज है वो 52 का है, 52 का है। अगर मैं कहूं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर का भी एवरेज काफी कम है, याद रखना मात्र 56 का एवरेज है, और सिक्किम का 86 का है। अब हमें 5 हैं जो 100 से नीचे वाले हैं, तो हिमाचल नहीं आया, राजस्थान नहीं आया, त्रिपुरा नहीं आया, सिक्किम आया। याद रखना सिक्किम जो 5वें नंबर पर है इसमें, क्योंकि आपको मैंने बताया क्या क्या। अरुणाचल की अगर हम बात करें तो अरुणाचल में ये 17 का है। अगर बात अंडमान निकोबार की करें मैंने कहा तो ये 46 का है। अगर बात मिजोरम की करें तो एवरेज जो डेंसिटी है वो 52 की है। बात J&K यानी जम्मू कश्मीर की करें तो ये 56 हो जाती है, और बात सिक्किम की करें तो ये 86 है। तो जहां पर 100 से नीचे है उसमें सिक्किम का नाम भी आ जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के बीच राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक कहां रही? तो हमने ओवरऑल याद किया हुआ है सर, मेघालय की जस सबसे ज्यादा थी, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद बिहार रहा था। इसलिए मैंने कहा ना एक बार डेटा बहुत अच्छे से कवर हो जाए अगर, तो फिर दोबारा उसे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। किस देश के प्रति शुद्ध खेती वाले क्षेत्र की जनसंख्या
का औसत अगर निकाला जाए तो उसे क्या कहते हैं? देखो एक बात याद रखना, हमारे देश का टोटल एरिया कितना है और टोटल जनसंख्या कितनी, इसका एवरेज, इसे डेंसिटी कहते हैं। लेकिन हमारे पास टोटल पॉपुलेशन कितनी है और टोटल एग्रीकल्चर एरिया कितना है, इसका एवरेज निकाला जाए तो इसे फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कहते हैं। ये हमारी नॉर्मल जो डेंसिटी है पॉपुलेशन वाली वो नहीं है ये, क्योंकि इसमें हमने टोटल एरिया नहीं लिया, सिर्फ टोटल एग्रीकल्चर एरिया लिया। लेकिन अगर इसी सवाल में मैं कहूं टोटल एग्रीकल्चर एरिया लिया जाए और टोटल फार्मर को लिया जाए, सिर्फ जो खेती करते हैं सिर्फ उनको, बाकी लोगों को नहीं, और एवरेज निकाला जाए तो उसे कहते हैं एग्रीकल्चर डेंसिटी। हमारे देश के टोटल जितने भी लाइव स्टॉक, पशुधन है, जानवर हैं, उन सबको लिया जाए देश के टोटल एरिया के हिसाब से, यानी टोटल एरिया में कितने हमारे पास पशुधन लाइव स्टॉक्स हैं, उसका एवरेज बनेगा तो वो एक अलग डेंसिटी होगी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगरीय शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? देखो अगर महानगरों की बात की जाए, सबसे ज्यादा जिसकी आबादी है वो अकेला है मुंबई। सबसे कम जो है वो कपूरथला एक शहर है पंजाब के अंदर, मुंबई है सबसे आगे, उसके बाद दिल्ली का नंबर है। लेकिन अगर बात डेंसिटी की करता, मैं यहां पर घनत्व की बात करता, यानी एरिया कम आबादी ज्यादा हो जहां की, तो वो दिल्ली हो जाता। दिल्ली के बारे में मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, दिल्ली एक शहर भी है खुद में, और दिल्ली का औसत 11,320 का है। अब इतने बड़े औसत के साथ आप निकालोगे तो दिल्ली डेंसिटी में सबसे आगे है। ओवरऑल शहरों की बात की जाए तो शहरी आबादी में मुंबई आगे है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात सबसे कम है? तो मैंने बताया, चाहे बाल लिंग अनुपात निकालें या ओवरऑल लिंग अनुपात निकालें, हर एक मामले में सबसे पीछे आपको जो मिलेगा वो हरियाणा ही मिलेगा। बच्चों का 830 का रेशो था 1000 की कंपैरिजन में, जबकि ओवरऑल आप देखें 879 का एवरेज है। 879 महिलाएं हैं 1000 पुरुष की तुलना में, सबसे कम है। केरल राज्यों में सबसे ऊपर है 1084, 1084 है वहां पर महिलाएं 1000 पुरुष की तुलना में। तो याद रखिएगा केरल सबसे आगे है राज्यों में, हरियाणा सबसे पीछे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की किस राज्य की जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात शहरी क्षेत्रों में रहता है? तो भारत में जो सबसे अधिक शहरी क्षेत्रों में रहता है, अनुपात में बात की गई है, नंबर में बात नहीं की गई। मैंने कहा था नंबर में महाराष्ट्र है, लेकिन जब इसी बात को अनुपात यानी प्रतिशत वाइज कहा जाएगा तो गोवा राज्यों में और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की बात है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार जनगणना 2021 जो कि अभी स्थगित हो गई है, 2025-26 तक होने की संभावना है, और अब इसको कराने के लिए सरकार मंजूरी दे चुकी है। 30 सवाल इस बार इसमें पूछे जाने हैं आपके पास, और इस बार एक नया डेटा मैंने कहा था आप लोगों को ऐड होगा, SC ST और रिलीजन वाइज होने के अलावा इस बार आपको OBC का डेटा जो है वो भी मिल जाएगा। और विपक्ष कोशिश कर रहा है कि इसमें कास्ट वाइज दिया जाए, सारे OBC डेटा को एक साथ न बताकर हर एक कास्ट वाइज बताया जाए, तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अभी उसकी संभावनाएं हो सकती है कि सरकार मान ले, लेकिन मुश्किल है क्योंकि विपक्ष का यह मुद्दा है और सरकार इसके अलग खड़ी है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो क्रूड बर्थ रेट है, यानी क्रूड बर्थ रेट क्या होता है कि टोटल बर्थ जो बनते हैं 1000 के रेस्पेक्ट में वो कितने हैं? तो यहां पर जो 1000 की आबादी से निकलता है, ये प्रतिशत में दिया हुआ है, पता नहीं क्यों ऑप्शंस में, क्लास में हमने देखा, एग्जाम्स में, लेकिन इसका जो राइट आंसर बनेगा वो 21.8 बनेगा। ये वैसे आपको बताऊं कि इतने यहां पर जन्म हो रहे हैं पर 1000 के रेस्पेक्ट में, फिर इनमें से कुछ डेथ भी हो जाती हैं देखें, और उसके बाद जो बाकी बचता है वो नेचुरल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 21.8% जो होगा ये क्रूड बर्थ रेट रहेगी हमारी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का, जो मैंने कहा अल्पसंख्यक में तीसरे नंबर पर आता है, उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म आते हैं फिर, तो 1.7%। अब देखो डेटा कितना बेहतर है, एग्जामिनर बड़े ध्यान से डेटा बना रहा है, इसका मतलब ये मुस्लिम्स का हो गया, ये हिंदू का हो गया, और ये जैन धर्म के लोगों का हो गया। इसमें 2.3 का नहीं रखा जो कि क्रिश्चियंस का होता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? मैंने बताया था 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से सिर्फ एक ऐसा राज्य था जिसकी आबादी घट गई थी, बाकी सबकी बढ़ गई थी, और वो था अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल की आबादी में गिरावट आई थी, कमी नेगेटिव रहा 2011 के अंदर।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? महिलाओं की साक्षरता दर की बात की जा रही है और राज्यों में बात की जा रही है, इसमें केंद्र शासित को नहीं लिया गया है। मैंने कहा था महिलाओं की साक्षरता में लक्षद्वीप सबसे आगे है, पर क्योंकि वो केंद्र शासित है इसलिए जवाब जो बनेगा वो केरल बनेगा। महिला साक्षरता दर जो सबसे ज्यादा है वो केरला में है। मैं आपको बता दूं कि केरला के अंदर लगभग 94% की साक्षरता दर है, और इसको भी अगर आप डिवाइड करते हो फर्दर तो यहां लगभग 96% की साक्षरता दर पुरुषों की है और लगभग 92% की जो साक्षरता दर है वो महिलाओं की है। यानी इन दोनों के बीच में जो मैंने कहा लगभग 2%, वो लगभग 4 का है डिफरेंस, पर इससे ज्यादा ये बहुत कम है एक्चुअल में ओवरऑल। तो ये याद रखिएगा 96 और 92% का यहां अप्रोक्सीमेट डेटा है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की क्रूड डेथ रेट कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, 1000 के रेस्पेक्ट में कितने लोगों की डेथ हो जाती है? तो ये है 7.1, यानी हर 1000 में से 7 लोगों का निधन हो जाता है। अब उधर बर्थ हो रही है 21, इधर डेथ हो रही है 7, ऑन एन एवरेज निकालेंगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 14-15 आएगा, जो ग्रोथ हो जाती है हमारी, और यही ग्रोथ रेट हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ बन जाती है, जो लगभग 181 मिलियन बन गई थी लास्ट टाइम 10 साल के अंदर। जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत, जनजातियों का, एसटी का सबसे ज्यादा प्रतिशत। इस सवाल में अगर एसटी का पूछा होता, शेड्यूल कास्ट का पूछा होता, तो याद रखना वो उत्तर प्रदेश हो जाता, लेकिन यहां मध्य प्रदेश होगा। 2011 की जनगणना में ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर कितनी है? अब यह सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, यह सवाल थोड़ा सा अलग है आप लोगों के पास, क्योंकि हमने जो सवाल अब तक पढ़े हैं सर उसके अकॉर्डिंग तो ये हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि इसमें जो बात की गई वो थोड़ी डिफरेंट की गई है। अब बताओ वो डिफरेंट बात क्या की गई है इसके अंदर? आप देखो तो आप कहोगे सर यहां पर सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जा रही है, अब ओवरऑल का जिक्र नहीं किया जा रहा है, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो रही है। तो बताएं मुझे, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो यहां पर जो लिटरेसी रेट है ग्रामीण क्षेत्रों में और जो शहरी क्षेत्रों में लिटरेसी रेट है उसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो अर्बन लिटरेसी रेट है 84.11, जो शहरी क्षेत्रों का लिटरेसी रेट है वो थोड़ा ज्यादा है, मैंने कहा शहरी क्षेत्रों में, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो साक्षरता दर है वो कम है, वो है 67.77%। तो ये कम हो जाती है, और पूरे भारत का जो औसत निकलता है, पूरे भारत का 74.04% पूरे भारत का औसत आता है, शहर और गांव दोनों को मिलाकर बनता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी, मैंने आपको बताया सभी केंद्र शासित प्रदेशों में, राज्यों में, नागालैंड में तो वृद्धि माइनस में रही, और लक्षद्वीप के अंदर जस्ट 6.3% की वृद्धि हुई जो सबसे कम रही। ये सारे सवाल कराए गए आपको इसीलिए क्योंकि सवाल अलग अलग फॉर्मेट में पूछे गए, अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग सेट में पूछे गए, लेकिन आप देख रहे हो कि अगर आपका कंटेंट बेहतर है, आपके पास अच्छा डेटा है और आपने डेटा को सही तरीके से बनाया हुआ है और डिटेल्ड नॉलेज के साथ रखा हुआ है, आपने शहरों और गांव में क्लासिफाई करके पढ़ा है, आपने यहां पर क्लासिफाई रूरल अर्बन के अलावा केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में क्लासिफाई करके पढ़ा है, शहरों के हिसाब से क्लासिफाई भी करा है, जिलों के हिसाब से भी क्लासिफाई किया है, तभी आप इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। अदरवाइज आपका लक बहुत अच्छा होगा, सिंपल सा क्वेश्चन आपके सेट में आ जाए तो बेहतर है, अदरवाइज अगर टफ आ जाता है तो जो नॉलेजेबल होगा ना वही आंसर करेगा, बाकी लोग रह जाएंगे। जो आसान है वो भी मुश्किल हो जाएगा अगर आपको नहीं आता। चीज़ों को बेहतर करिए, लगातार पढ़िए, डेटा को अच्छा से कलेक्ट करिए और इन क्वेश्चंस को रिपीट करिए, बार बार इनको 1-2 बार और करिए कम से कम, ताकि जो डेटा है आपका वो मिस ना हो, गलत ना हो। और ये सारी चीज़ें मैं आपको लगातार देता रहूँगा। तो चलिए भाई, ये आज की क्लास का अंत करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगा आपसे इसी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।